गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारी कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है हमारे अतीत। तो उसका लेसन नंबर 6 है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मध्य युग में जो हमारे नगर होते थे तो वो किसी न किसी अपनी एक विशेषता को लेकर के उनकी जो है एक अपनी अलग पहचान थी, उनका एक अलग अपना एक स्थान था, यानी उनकी विशेषताएं थी। जैसे कि कोई शहर मान लो मंदिर नगर था, कोई प्रशासनिक केंद्र था, या कोई वाणिज्यिक शहर था, या कोई पत्तन नगर था, या अन्य प्रकार के भी शहर थे। और बल्कि कुछ नगर तो ऐसे भी थे जो एक साथ ही प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों तथा शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। तो मध्य और दक्षिण में भारत में व्यापार और शिल्पकारी के जो कुछ उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे, मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। जैसे पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, अहमदाबाद, कलकत्ता, सोमनाथ, बम्बई, गोलकुंडा, ठीक है, मद्रास, मदुरई, तंजावुर। तो ये कुछ ऐसे शहर थे जो व्यापार और शिल्पकारी के प्रमुख केंद्र थे। आइए अब हम जानते हैं प्रशासनिक केंद्र, यानी प्रशासनिक केंद्र के रूप में जो हमारे शहर था वो चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, ठीक है। तो जैसा वहाँ 1000 वर्ष पहले प्रचलित था उसकी यात्रा पे हम लोग चलते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। उस टाइम पे क्या होता था बच्चों, पानी के लिए इतने साधन नहीं थे। आजकल तो लोग बोर करवा लेते हैं, वहाँ से मोटर डाल के पानी निकाल लेते हैं, बिजली है। लेकिन पहले ये इन चीज़ों का अभाव था तो लोग पीने के पानी या सिंचाई के लिए भी किनका उपयोग करते थे, कुओं का और तालाबों का उपयोग करते थे। उसी से उनकी जल की आपूर्ति होती थी। या फिर नदियों से जल लाते थे, नदियों में जो बहता जल था वो पीने के लिए उचित माना जाता था। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के शालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं।
अभी मैंने बात की कांस्य मूर्तियाँ और घंटा धातु के दीप, यानी उस टाइम में क्या होता था, कांसा की मूर्ति बनती थी। कांसा क्या होता था, कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे यानी टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थीं। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो क्या करते थे, जो चिकनी मिट्टी का उसका जो एक आवरण होता था उसको सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। यानी उस टाइम में इस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण लोग करते थे और उन धातुओं के द्वारा, कांसा और रांगे के द्वारा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, यानी उस टाइम में जो मंदिर नगर थे और तीर्थों के केंद्र थे वो कौन कौन से थे। तो तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि, धन, अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्व उत्सव मनाए जाते थे। यानी जब वो समय समय पर जो मंदिरों के भूमि से या उसके जो धन मिलता था उसको, तो उसकी जो कहना चाहिए जो वो उसकी आय थी, उसकी आमदनी थी, उससे कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान उस समय होते थे और उसमें कई सारे आयोजन होते थे और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर के उस पर्वोत्सव को मनाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। यानी जो उस मंदिर को देखने के लिए आता था या दर्शन के लिए वहाँ आते थे लोग, तो वो कुछ ना कुछ दान स्वरूप वहाँ दक्षिणा के रूप में दे करके जाते थे। कुछ लोग धन के रूप में पैसा, या कुछ लोग वहाँ सोना या चांदी के आभूषण भी दान में दे दिया करते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भीलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरई, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, जैसे वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं, अजमेर राजस्थान,
12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा यानी मुख्यालय बन गया। ठीक है, यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों के मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। यानी पहले जो आज की मंडी है, अनाज मंडी, उनको क्या कहते थे? मंडपिका। ठीक है, उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट, बाद में हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार किया करते थे। ठीक है, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय क्या करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। बाजारों पर कर, यानी उस टाइम में बाजारों पर कर भी होते थे। जैसे राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश ये है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तु के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। यानी 10वीं शताब्दी का एक अभिलेख है, तो उसमें ये ऐसा प्रावधान है कि वहाँ के जो प्राधिकारी हैं मंदिर के, वो जो कर के रूप में क्या वस्तु को भी वसूल कर सकते हैं। जैसे शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की ये चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नकद रूप में वसूले जाते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि मध्य जो युग था उस टाइम में किस प्रकार के नगर होते थे। जैसे कुछ नगर मंदिर नगर थे, कुछ प्रशासनिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे,
और कुछ नगर व्यापार के लिए जाने जाते थे तथा कुछ नगर ऐसे भी हैं जो कई प्रकार का, जिनमें एक प्रकार से सम्मिश्रण मिलता है। जैसे वो कोई एक नगर ऐसे, कुछ नगर ऐसे भी होते थे जिनमें क्या था कि वो नगर मंदिर नगर भी होते थे, व्यापार के केंद्र भी थे, प्रशासनिक केंद्र भी थे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज की वीडियो में इस बारे में विस्तार से बताया और अब मैं इस लेसन का पार्ट सेकंड में इसके बारे में और भी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।